सो कांग्रेस का जो बेसिक इथॉस है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो सेक्युलरिज्म में है और सोशल जस्टिस के ऊपर वो बेस्ड है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन में रह के अगर शुभेंदु अधिकारी ऐसे बात करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई लीगल स्टेप नहीं लिया जाता, ममता बनर्जी के टीएमसी गवर्नमेंट पुलिस भेज के उनको अरेस्ट नहीं करते, तो मेरे ख्याल से ये सेटिंग भी दिखाता है, सेम टाइम ये एक सिविक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। हमारे सामने में रूबरू है मोहतरमा मीता चौगती साहिबा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, कौमी तर्जुमान है और इससे पहले इलेक्शन भी लड़ चुकी है, लोकसभा फाइट कर चुकी है, काफ़ी एक्टिव है मगरबी बंगाल में। चलिए आज हम बातें करते हैं जिस तरीक़ा से मगरबी बंगाल असेंबली के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अगर मैं जीत के आता हूं या हमारी पार्टी जीत के आती है तो जो भी असेंबली में मुस्लिम एमएलए मैं सबको बाहर निकाल दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन मोहतरमा मीता चौगती साहिबा से। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले तो नमस्कार। और आज हम लोग यहाँ पर पीसीसी में इफ्तार के लिए आए हैं सब एक साथ, और कुछ ही दिन पहले हम यहाँ पर बसंतो उत्सव या होली वो भी हम मनाए थे। सो कांग्रेस का जो बेसिक इथॉस है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो सेक्युलरिज्म में है और सोशल जस्टिस के ऊपर वो बेस्ड है। तो अभी कांग्रेस पार्टी जो बिलीव करता है सेक्युलरिज्म, हम लोग सिर्फ वही बिलीव नहीं करते, हमारी ये एक्शन में भी दिखता है। और जब हम देखते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस पोजीशन में रहते हुए शुभेंदु अधिकारी अगर इतना इर्रेस्पॉन्सिबल एक स्टेटमेंट करते हैं कि अगर हम जीत के आएंगे तो हम मुसलमान विधायक को खींच के बाहर कर देंगे असेंबली से, या कुछ दिन पहले उन्होंने मीडिया से बोला था कि हम तो हिंदू लोगों के वोट से जीत के आए हैं, इसीलिए सिर्फ हम हिंदुओं का बात करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन में रह के अगर शुभेंदु अधिकारी ऐसे बात करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई लीगल स्टेप नहीं लिया जाता, ममता बनर्जी के टीएमसी गवर्नमेंट पुलिस भेज के उनको अरेस्ट नहीं करते, तो मेरे ख्याल से ये सेटिंग भी दिखाता है, सेम टाइम ये एक सिविक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली रिलीजियस लाइंस में पोलराइज करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पहले भी था और कांग्रेस आज भी है। तो एक भयानक राजनीति हो रहा है आज के दिन में, और ध्रुवीकरण का राजनीति हो रहा है, पोलराइजेशन की राजनीति हो रहा है, और जो हमारी पीपल्स इश्यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है, उसके बारे में पूरा कन्वर्सेशन, कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। पूरा कन्वर्सेशन हिंदू मुस्लिम राजनीति के ऊपर हो रहा है, पोलराइजेशन और रिवर्स पोलराइजेशन के ऊपर हो रहा है, और इस पॉलिटिक्स से फ़ायदा बोथ बीजेपी और टीएमसी उठाने वाले हैं। यहीं पर एक सवाल का जवाब लेते हैं। बार बार जो है तृणमूल कांग्रेस के लीडर, बड़े बड़े एमएलए, एमपी, मिनिस्टर कहते हैं कि आप अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा तो ये करेगा, वो करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, तो ये कहीं ना कहीं जो शुभेंदु अधिकारी का बयान है कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं एमएलए को निकाल दूंगा, और भी हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जितना भी हो सका वायलेंस फैलाने की बात, फिरका परस्ती फैलाने की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है दोनों का मिली जुली भगत हो, तो इसको आप किस तरीके से रोकेंगे, और वोटर को, बंगाल के वोटर को, जो बुद्धिजीवी वोटर है, यहाँ के जो अवेलेबल वोटर है, उसको किस तरीके से आप समझाएंगे, किस तरह उनके बात तक पहुँचेंगे? बंगाल का वोटर जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड वोटर है, और उनको एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव चाहिए। टीएमसी का जो करप्शन और हिंसा का राजनीति है, पॉलिटिकल वायलेंस की राजनीति है एक तरफ, तो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान का जो राजनीति बीजेपी खेल रहा है, उसके ऊपर उठ के उनको एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव चाहिए, और वो पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव आज के दिन में कांग्रेस दे सकती है। बंगाल का लोगों को समझ में आ गया है। अभी अगर आरजी कर ले लीजिए, अगर सच में ऑपोजिशन करना होता, 2015 और 2016 में शारदा और नारदा स्कैम हुआ है, वीडियो एविडेंस है, टीएमसी के तमाम लीडर्स को दिखाया गया है कि वीडियो में वो लोग ब्राइब ले रहे। आज तक 10 साल हो गया, सीबीआई ईडी का कन्विक्शन रेट इतना ख़राब क्यों है अगेंस्ट द टीएमसी लीडर्स? ठीक है, आप आरजी कोर्ट देख लीजिए, सबको पता है कि वहाँ पर कैसे करप्शन स्कैम्स चल रहा था, और जो इंसिडेंट घटा वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं है, वो एक करप्शन स्कैम और रैकेट की तरह एक एंड रिजल्ट है। पर वो इकोसिस्टम के खिलाफ अगर बीजेपी होते, या बीजेपी अगर सच में करप्शन के खिलाफ होते, अगर सच में टीएमसी के ऑपोजिशन होते, तो मेरे ख्याल से आज तक टीएमसी के 50% से ज़्यादा लीडर्स जेल के अंदर होते।
टीएमसी मुझे तो खराब लगता है, बुरा लगता है कभी कभार बीजेपी के स्टेट यूनिट के लिए, क्योंकि बीजेपी के स्टेट यूनिट और बीजेपी के नेशनल यूनिट्स आर नॉट अलाइंड। तो बीजेपी यहाँ पर सिर्फ ऑपोजिशन का ढोंग रच रहा है, बीजेपी टीएमसी का ऑपोजिशन नहीं है। उनके अंदर जो सेटिंग है वो आरजी कौर इंसिडेंट ले लीजिए या फिर आप शारदा नारदा स्कैम ले लीजिए, तमाम स्कैम्स ले लीजिए, तमाम जो लीडर्स अभी बेल में बाहर है, तमाम जो इतनी धीमी गति से सीबीआई और ईडी का इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन चल रहा है, उससे तो साफ है कि इन लोगों के अंदर एक सेटिंग है। और अगर सच में ऑपोजिशन करके कोई बदलाव ला सकता है, कि सच में कोई परिवर्तन ला सकता है स्टेट में, तो उस जगह में सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। बहुत अच्छी बात कही है, मगर कांग्रेस के बारे में स्टार्टिंग में मोहतरमा ने एक बात कही, हमारी वो पार्टी है जो होली उत्सव भी बहुत बड़े पैमाने पे मनाती है, साथ साथ रमज़ान का इफ्तार की दावत भी करती है। इस सवाल को लेकर के मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने देखा कि होली उत्सव में भी मुस्लिम्स थे और दावत इफ्तार में भी नॉन मुस्लिम थे। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के एक साथ चलने का, वो कहीं ना कहीं पीसीसी बंगाल पीसीसी ने इसको दर्शाया। इसके लिए आप क्या कहती हैं? देखिए, ये तो हमारी इथोस है, जो गांधी जी से मिला है, नेहरू जी से मिला है, ये हमारी इथोस है कि हम लोग बिलीव करते हैं इक्वालिटी के ऊपर। जो कांग्रेस का जो बिलीव है हमारी संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी, दीज आर द 3 पिलर्स बेस्ड ऑन विच कांग्रेस आइडियोलॉजी हैज़ बीन फॉर्म। आजकल तो इसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। नहीं, ख़त्म नहीं कर दिया। जैसे मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि आपकी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि अदर स्टेट्स वगैरह में जहाँ बीजेपी के सरकार वगैरह, ये सब तो ख़त्म हो। और इसीलिए तो हमारी जो कंप्लीट स्ट्रगल है, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, रास्ते में हो या टीवी के स्टूडियोज़ में हो, वो संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कोई कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए नहीं है। देश का जो आइडिया ऑफ इंडिया में हम लोग मानते हैं, जो हमारी यकीन है, जैसे भारतवर्ष होना चाहिए, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था कि जैसे इंडिया को बनना चाहिए, उस आइडिया ऑफ इंडिया को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई में शामिल हुए हैं। और हमारी ख्याल से हम लोग बिल्कुल कामयाब होंगे, क्योंकि अगर हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते तो 2024 लोकसभा इलेक्शन में हमारी नंबर्स डबल नहीं होते। आइडियाज़ ऑफ इंडिया की बात किया है तो योगी जो है यूपी का चीफ मिनिस्टर है, और होली के मौके पे ये देखा जाता है जो मस्जिद शाहजहांपुर में है या फिर संभल में है, उसके ऊपर तिरपाल बांध दिया जाता, कवर कर दिया जाता। क्या कहती है इसके होली के मौके से? देखिए, लोग डर के मारे रह रहे हैं। अभी इंडिया के पॉपुलेशन में 20% माइनॉरिटीज़ है, जो कि इक्वल सिटीजन्स है, उनका इक्वल राइट्स है, फिर भी वो क्यों डर के माहौल में जिए? हम लोग जो इक्वालिटी की बात करते हैं वो जेंडर इक्वालिटी भी हो सकता है, रिलीजियस इक्वालिटी भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर भी इक्वालिटी हो सकता है। हमारी जो लड़ाई है वो इंसानों को इक्वल राइट्स देने के लिए है। वो बैकवर्ड कास्ट वर्सेस अपर कास्ट की भी लड़ाई हो सकता है। हम लोग जो कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं, तो वो कास्ट सेंसस में हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप जनगणना कीजिए, आप बताइए। तो अगर हम लोग के पास इंफॉर्मेशन और डेटा नहीं रहेगा तो हम लोग इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग कैसे कर पाएंगे? तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमें नंबर्स बताइए, और जैसे नंबर्स होगा उनका उतना रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ओबीसी और एससी एसटी का अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर उनको ज़्यादा रिजर्वेशन चाहिए, अगर उनका नंबर ज़्यादा हो गया है, अगर उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसका लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड कास्ट की जितनी आबादी उतना उसका उनका उतना हिस्सा और रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप दलित की बात कीजिए, एससी एसटी ओबीसी की बात कीजिए, माइनॉरिटीज़ की बात कीजिए, महिला की बात कीजिए। हम लोग इक्वलिटी ऑफ राइट्स के ऊपर हमारी पॉलिटिक्स खड़ा हुआ है। तो और इक्वलिटी ऑफ राइट्स को लेके हमारी जो लड़ाई है वो हम लड़ते रहेंगे। मोहतरमा, देश की बातें की, स्टेट की भी बातें की, चलिए हम अपने शहर कलकत्ता शहर में आते हैं। आपने सुना होगा कि 8 मार्च को अफ्तारी के बाद जो है एक वार्ड नंबर 43 जोरा साको असम्बली के अंदर में आता है, एक इंसान को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है, जस्ट लाइक ए मॉब नीचे 100-150 आदमी मार करके इतना मारते हैं कि अधमरवा मतलब आधा मरा हुआ कर देते हैं। जब उसको मेडिकल में इलाज के लिए ट्रीटमेंट में जाया जाता है वहाँ भी मारा जाता है। तो ये बंगाल में ये तो कल्चर कभी नहीं रहा मॉब लिंचिंग वगैरह का, इस तरीका का मारने का, और ये उस जगह मारा जा रहा है जिसको सुदीप बंदोपाध्याय 2024 में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करवाते हैं। ज्वाइन करवाने के बाद वो लीडर के भाई है, उसका भांजा है, जो वीडियोस में
फुटेज दिखाया गया, वो लोगों ने मिलकर मारा है, ये कहीं ना कहीं मामला इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह रिलेटेड था। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसे भी जानने में आता है कि इसमें शायद टीएमसी की कोई लीडर का भी हाथ है। हाँ, वही जो लोग मारे हैं वो जो टीएमसी पार्टी से है। तो मेरे ख्याल से ऐसा एक इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट कैसे बन गया कलकत्ता शहर में, और सिर्फ कलकत्ता में नहीं। अगर आज का न्यूज़ देखें तो मालदा में खून हुआ है, मालदा में कभी गोली चलता है तो कभी किसी को ऐसे चाकू से मारा जाता है, स्टैब किया जाता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट कैसे बन गया कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर विच इज़ कम्प्लीटली अ स्टेट सब्जेक्ट, जिसके लिए किसी के पास कोई डर भी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो ये जो इकोसिस्टम है टीएमसी का बनाया हुआ इकोसिस्टम है। टीएमसी खड़ा है सिर्फ कुछ पिलर्स के ऊपर, एक है गुन्स के ऊपर, ये गुण कल्चर के ऊपर, गुंडे लोग के ऊपर, और दूसरा है भ्रष्टाचार, और तीसरा है टीएमसी में जो हिंसा का, जो पॉलिटिकल वायलेंस का जो कल्चर चल रहा है। पॉलिटिकल वायलेंस और करप्शन एंड स्कैम्स के ऊपर टीएमसी का गवर्नमेंट खड़ा हुआ है। तो इसके अभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या हम एक तरफ हम टीएमसी के करप्शन स्कैम्स और हिंसा देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम बीजेपी का रिलीजियस पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जो कि बंगाल का लोगों को नापसंद है। तो अभी बंगाल का जो लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो देयर इज़ अ फ्रेश ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। तो ये जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के वोटर्स का भी है कि वो लोग क्या शिक्षित लोग को चाहते हैं, न्यूट्रल लोगों को चाहते हैं, सेक्युलर लोगों को चाहते हैं, जो इक्वलिटी ऑफ राइट्स में बिलीव करते हैं, उन लोगों को चुनना चाहते हैं। तो ये सोचने का काम हमारा है, ये सोचने का काम बंगाल के वोटर्स का भी है। तो फाइनली उस मॉब लिंचिंग के बारे में जिस तरीका से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस समझो, उन्होंने बोला कि मुझे मार देने की कोशिश की गई है, और अभी तक पुलिस ने जस्ट एक नॉर्मल एफआईआर किया है कि दोनों मिल करके जो है समझिए कि लिपापोती की है कि इसके ऊपर भी जो सामने जिसको मारा गया उसके ऊपर एफआईआर हुआ, सामने वाले पे हुआ, 2-3 लोग की अरेस्टिंग हुई जस्ट, मगर जिन्होंने मारा, जिसकी आइडेंटिफाई उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया। हाँ, वही तो है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाता है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर लोग पॉलिटिकल पावर रैंक से लिंक्ड है तो पुलिस क्या करे? पुलिस के हाथ भी, पुलिस तो ऑलमोस्ट एजेंट्स ऑफ टीएमसी गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर ऑपोजिशन में कोई है तो उसके ऊपर फॉल्स केसेस भी हो जाता है, उसको हैरेस किया जाता है, और जो टीएमसी के काउंसिलर्स है, टीएमसी के एमएलएस है, उनके जो बंदे हैं उनके ऊपर आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते। तो ये जो ओपन एक कल्चर एंड इकोसिस्टम ऑफ गून्स बन गया है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल एक, यहाँ पर एक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता जब तक लाश नहीं गिरता। आप असेंबली इलेक्शन ले लीजिए, पंचायत ले लीजिए, लोकसभा इलेक्शन ले लीजिए, यहाँ पर कोई और राज्य में, अब बिहार में भी बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसा नहीं है, कोई और स्टेट में ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्या ऐसे बंगाल को रख के जाना चाहते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए? 26 की क्या तैयारी है? जहाँ पर पॉलिटिक्स का मतलब खून हो जाना, आप बीजेपी करो, टीएमसी करो, लेफ्ट करो, कांग्रेस करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर पॉलिटिक्स कर रहे हो इसका मतलब आपको मारा जाएगा। ये कोई सिविलाइज कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो अभी बंगाल का लोगों को चुनना है कि ऐसे कल्चर में वो अपना भविष्य देखते, अब ऐसे बंगाल रख के जाना चाहते हैं क्या नहीं फ्यूचर जनरेशन के। 26 की क्या तैयारी है? 26 के लिए तैयारी है, हम लोग लगातार जो पीपल इश्यूज़ है उसको लेके हम लोग रास्ते सड़क पे है, हमारी जो रोड मैप है वो बनाया जा रहा है। हमारे पास नया प्रेसिडेंट है, नए टीम भी है, टीम आने वाला है, और हमारी पूरा प्रिपरेशन है। हम लोग चाहते हैं कि AICC भी से भी लीडर्स आए। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को चाह रहे हैं, हम भी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि राहुल गांधी जी आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। राहुल गांधी जी को भी चाहते हैं यहाँ पर, जैसे बंगाल को नज़रअंदाज कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे इस हफ्ते भी हमारी, मुझे नहीं पता मैं कितना बोल सकती हूँ इस मीटिंग के बारे में, पर हमारी AICC में हायर सीनियर लीडरशिप के साथ मीटिंग भी है। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और बंगाल को इग्नोर नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि बंगाल इज़ अ 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। 294 असेंबली सीट्स, 42 लोकसभा सीट्स, आप ऐसे स्टेट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो AICC भी इग्नोर नहीं कर रहा है, और AICC का लीडरशिप कम्प्लीटली हमारे साथ अलाइंड है, और हम लोग लड़ेंगे
और जीतेंगे इस बार मजबूती के साथ, पूरा ताकत लगा के लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने मोहतरमा से बहुत सारे सवालात पूछे, बहुत बेबाकी के साथ मोहतरमा मीता चौगती साहिबा ने जवाब दिया। इनके लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। कैमरामैन जीशान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी की इजाज़त। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश कांग्रेस भवन से आज दावत इफ्तार थी, सभी तमाम लीडर यहाँ आए हुए थे, उसको लेकर के महफिल भी जमी हुई थी। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस भवन में चहल पहल है, लोगों का आना जाना है, कार्यकर्ता का आना जाना, लीडर का आना जाना है और इंचार्ज का आना जाना। अगर यही माहौल रहा तो मैं भी हो सकता है 26 से बहुत कुछ कांग्रेस कर दिखाए। इससे पहले तो भवन हमेशा खाली नजर आ रहा था, मगर आप देख रहा हूं कि आने जाने का सिलसिला जैसे सोमन मित्रा के जमाने में था, वो सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवाजिश। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now